अब मैं बगैर किसी ताख़ीर के आपको और आबिद फरीद साहब को जो है वो उनसे गुजारिश करूँगा कि आप सीखने और सिखाने के अमल को हम आगे बढ़ा सकें। बहुत शुक्रिया। हम खाना क्यों खाते हैं, खुराक क्यों ज़रूरी है? दो चीज़ों के लिए हम खाना खाते हैं। एक हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है एनर्जी की। एनर्जी क्यों चाहिए? हमारे जितने मसल्स हैं, जितनी मूवमेंट्स हैं, उनके लिए एनर्जी चाहिए। प्लस हमारे जिस्म में हज़ारों किस्म के मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हर वक़्त चल रहे होते हैं। दिल धड़क रहा है, फेफड़े सांस ले रहे हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम काम कर रहा है, दिमाग काम कर रहा है। इन सब के लिए एनर्जी चाहिए। एनर्जी सोर्स खुराक। दूसरी चीज जो खुराक करती है वो हमारी बॉडी की मेंटेनेंस है, बिल्डअप है। हमारा जिस्म जो बना हुआ है तो उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स जो हैं वो खुराक से आते हैं। अब खुराक में दो चीजें जो जब हम कहते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, तो बुनियादी तौर पे हम कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स की बात करते हैं। इनमें से बुनियादी तौर पे कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स, इनको जिस्म इस्तेमाल करता है एनर्जी के सोर्स के तौर पर। और ये जो प्रोटीन्स हैं ये बिल्डिंग ब्लॉक्स का काम करती हैं। हमारे जिस्म के सारे एंजाइम्स प्रोटीन से बने हैं। हमारा मसल्स, हमारे गोश्त, ये सारे प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है। लेकिन ये फिक्स नहीं है। हमारे जिस्म के अंदर ऐसा कॉम्प्लिकेटेड, इतना कॉम्प्लेक्स निज़ाम है कि किसी एक मैक्रोन्यूट्रिएंट को दूसरे मैक्रोन्यूट्रिएंट में ये तब्दील कर सकता है, ताकि अगर कहीं भी सर्वाइवल तक बात आ जाए और जिस्म को वो चीज़ ना मिले तो हमारा जिस्म शिफ्ट कर सकता है इन चीज़ों को। इज कॉल्ड मेटाबॉलिक फ्लेक्सिबिलिटी। जब हम कार्बोहाइड्रेट्स इस्तेमाल करते हैं, अब कार्बोहाइड्रेट्स क्या हो रहा है, या सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिसे हम कहते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर डायरेक्ट लें तो ग्लूकोज या फ्रुक्टोज, और अगर हम कॉम्प्लेक्स की बात करें तो स्टार्चेज हैं, और उससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स की बात करें तो फाइबर्स हैं। जब ये हम खाते हैं तो क्या होता है कि हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक उसको हजम करता है, और अल्टीमेट जो प्रोडक्ट बनता है वो है ग्लूकोज। ये ग्लूकोज हमारी ब्लड स्ट्रीम में आ जाता है, और उसके बाद ये ब्लड इसको कैरी करता है सारे के सारे जिस्म में। अब एक लिमिट है कि हमारा जिस्म कितनी ग्लूकोज हमारा खून बर्दाश्त कर सकता है। जब हम टेस्ट करते हैं ना, कहते हैं जी फास्टिंग ग्लूकोज और रैंडम, तो कहते हैं जी फास्टिंग 100 से नीचे होनी चाहिए और रैंडम जो है 130 के लगभग इतनी होनी चाहिए। तो अगर हम एवरेज निकालें ना, एवरेज 100, ये इसकी यूनिट होती है मिलीग्राम पर डेसीलीटर, और हमारे जिस्म में तकरीबन 5-6 लीटर खून होता है। तो एक वक्त में हमारे जिस्म में जो ग्लूकोज सर्कुलेट कर रही है वो अंदाजन 5 ग्राम होती है। 5 ग्राम का मतलब पता है? एक चम्मच। यानी हमारे जिस्म के, हमारे खून के अंदर जो ग्लूकोज सर्कुलेट कर रही है वो एक चम्मच होती है सिर्फ, और ये रेगुलेट की जा रही है बहुत टाइटली। जब ज्यादा होता है तो हम क्या कहते हैं, कि फलां बंदे को शुगर हो गई है, हमारी अपनी देसी जुबान में। बहुत कम हो जाए तो क्या होता है, हमारा दिमाग शॉक में चला जाता है। अब होता क्या है कि जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है, जब हम खाते हैं ग्लूकोज गई, अब वो जाती कहाँ पे, हम उनको तो सिर्फ 5 ग्राम चाहिए, बाकी किधर जाएगी? तो पहली चीज जहां पे ये इस्तेमाल होती है वो इट्स अ सोर्स ऑफ एनर्जी। हमारे मसल्स में जाती है, हमारे सेल्स में जाती है, वो इसको लेते हैं, इस्तेमाल करते हैं। अब जो बच गई, हमारा लिवर जो है उसको एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में तब्दील करता है जिसे कहते हैं ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन शुगर की थोड़ी कॉम्प्लेक्स फॉर्म है जो कि स्टोरेज फॉर्म होती है। अब जिगर में वो मौजूद होती है। हमारा जिगर तकरीबन 100 ग्राम के करीब ग्लाइकोजन स्टोर कर लेता है, और कुछ ग्लाइकोजन हमारे मसल स्टोर कर लेते हैं। मजीद बच गई शुगर, अभी हमने और भी खाया था, ग्लूकोज और भी है, अब उसके साथ क्या होगा? तो अगली बात ये होती है कि वो जो बची हुई ग्लूकोज है उसको हमारा लिवर जो है वो कन्वर्ट कर देता है फैट्स में।
फैट कहां से बनती है? शुगर से बनती है, ग्लूकोज से फैट बनती है। जरूरी नहीं कि आप डाइटरी फैट ले रहे हो तो फैट बनेगी। ये जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है ये फैट्स में तब्दील हो जाती है। मैं साथ साथ कोशिश करूंगा कि आपको मैकेनिज्म्स भी दिखा रहा हूं फॉर दोज ऑफ यू हु आर इनटू बायोकेमिस्ट्री। ग्लूकोज किस फॉर्म में तब्दील करता है हमारा जिगर? दीज आर कॉल्ड ट्राइग्लिसराइड्स। अब ये ट्राइग्लिसराइड्स जो हैं ये सॉल्युबल नहीं होते ब्लड के अंदर, इसलिए ट्रांसपोर्ट नहीं किए जा सकते। तो हमारी बॉडी क्या करती है, लिवर क्या करता है, इसको पैकेज करता है। किस चीज में? वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन VLDL, इसके अंदर पैकेज हो जाता है। अब ये ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म बन गया है। ये VLDL इसको लेकर पूरे जिस्म के अंदर ब्लड के थ्रू घुमा देता है। अब जिधर भी ये फैट चाहिए, खास तौर पे जब स्टोरेज होती है तो कहां होती है? ये फैट सेल्स के अंदर होती है, जिसे एडिपोज टिश्यूज कहते हैं, और वो सेल्स को हम कहते हैं एडिपोसाइट्स। वहां पे जाकर ये VLDL जो है इस ट्राइग्लिसराइड को ऑफलोड करते हैं, LDL बन जाते हैं, और ये ट्राइग्लिसराइड्स जो हैं ये फिर दाखिल हो जाते हैं फैट सेल्स के अंदर, जहां पे ये स्टोर हो जाते हैं। क्यों होते हैं? अल्लाह ने एक मैकेनिज्म बनाया हुआ है। ये हमारे एनर्जी रिजर्व्स हैं कि जब खुराक नहीं मिल रही तो ये रिजर्व्स हैं जो मुश्किल वक्त में हमारे काम आ सकती हैं। तो फैट का बुनियादी मकसद ये एक रिजर्व एनर्जी है जो कि पड़ी हुई है। अब ये फैट सेल है, ये एडिपोज टिश्यूज की एक मिसाल है, एक फैट सेल है। होता क्या है कि ये ट्राइग्लिसराइड जब ऑफलोड होते हैं ये बराह रास्त फैट सेल नहीं एब्जॉर्ब करता। अब ट्राइग्लिसराइड होता क्या है, ये एक इसका ये ग्लिसरॉल हम कहते हैं बैकबोन है, और इसके साथ फैटी एसिड लगे होते हैं। दैट्स व्हाई इट्स नेम इज ट्राइग्लिसराइड। अब सबसे पहले लाइपेजेस होती हैं जो इसको कर देती हैं, फैटी एसिड्स को अलग कर देती हैं। ये जो बैकबोन है ग्लिसरॉल ये अलग हो जाता है, इसको हमारा फैट सेल एब्जॉर्ब कर लेता है, वहां पे जाके इसको रीएस्टरीफाई करता है, दोबारा जोड़ के दोबारा ट्राइग्लिसराइड बनाता है, और यहां पे ये स्टोर हो जाता है। अच्छा, अब हमने खाना खाया था, ये तीनों प्रोसेसेस हुए हैं। अब हम नहीं खा रहे इन बिटवीन द मील्स, लेकिन ग्लूकोज तो हमें हर वक्त चाहिए, एनर्जी तो हमारी बॉडी को हर एक सेकंड में चाहिए। अब क्या होता है कि जब हम इन बिटवीन द मील्स, जब हम कुछ नहीं खा रहे होते, तो वो एनर्जी जो स्टोर की गई थी इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, अब वो एनर्जी वापस रिलीज होना शुरू हो जाती है। हमारा लिवर क्या करता है, उस ग्लाइकोजन को वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, वो ग्लूकोज दोबारा ब्लड स्ट्रीम में जाती है, और हमारे सेल्स उसको इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। ये थोड़ा सा प्रोसेस क्या है, इसको प्रोसेस को कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस, कि ये ग्लूकोज जो है अल्टीमेटली एसिटाइल CoA में तब्दील होता है, और उसके बाद सिट्रिक एसिड साइकिल में जाकर अल्टीमेटली ATP बनता है। हमारी करेंसी, एनर्जी की करेंसी हमारे जिस्म के अंदर है, दैट्स कॉल्ड ATP, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये वो एनर्जी है जिसको हमारे सेल्स, हमारी बॉडी इस्तेमाल कर रही है। तो ATP एनर्जी की करेंसी है। अब हमने खाना छोड़ दिया, उस दरम्यान में हमारे जिस्म ने ग्लाइकोजन से ग्लूकोज लेना शुरू कर दिया। अब ग्लाइकोजन में तकरीबन हमारा जिगर तकरीबन 100 ग्राम के करीब इसको स्टोर करता है। अब जब ग्लाइकोजन भी डिप्लीट होना शुरू हो जाता है, तो अब क्या करता है जिस्म, अब जब हमारा बॉडी सेंस कर रही होती है कि अब ग्लाइकोजन खत्म होने को आ गया, और नॉर्मली ये होता है 10-12 घंटे के बाद ये प्रोसेस शुरू होता है, डिपेंडिंग ऑन कि हमने एक्टिविटी कितनी की है। अब हमारा जिस्म फैट रिजर्व्स की तरफ जाता है कि हमारे पास स्टोर एनर्जी तो मौजूद है। अब क्या होता है, वो फैट, वो ट्राइग्लिसराइड जो कि हमारे फैट सेल्स के अंदर मौजूद थी, अब फैट सेल्स उसको रिलीज करते हैं। अगेन लाइपोलिसिस होती है,
अलग अलग हो जाते हैं, फैटी एसिड अलग हो जाते हैं, ग्लिसरॉल, और वो फैटी एसिड दोबारा ये एक प्रोसेस है इसे कहते हैं बेटा ऑक्सीडेशन। थ्रू बेटा ऑक्सीडेशन ये दोबारा एसिटाइल को में तब्दील होते हैं, एसिटाइल को ए, और वो सिट्रिक एसिड साइकिल में जाकर फिर एटीपी प्रोड्यूस कर देते हैं। तो ये कंटिन्यूअस सोर्स ऑफ एनर्जी हमारे पास मौजूद होता है। लेकिन फैट किस वक्त मोबिलाइज होंगे? जब हमारे जिस्म में जो सर्कुलेटिंग ग्लूकोज है वो कम हो गया, ग्लाइकोजन जो था वो भी कम होना शुरू हो गया। अब अगली बार फैट बारी जो है वो स्टोर्ड एनर्जी की है जो कि फैट सेल्स में मौजूद है। तो फिर ये फैट्स जो हैं ये तब्दील होना शुरू हो जाते हैं वापस एटीपी में। तो बॉडी इस वक्त सेकंड फ्यूल सोर्स पे आ जाती है, विच आर फैट्स। अच्छा, इस सारी कहानी में एक बहुत बड़ा किरदार जो है, दिस इज अ वंडरफुल मॉलिक्यूल कॉल्ड इंसुलिन। इंसुलिन का नाम हम नॉर्मली सिर्फ डायबिटीज तक की हद तक सुनते हैं जी, कि इंसुलिन वो चीज है कि जो शुगर को कंट्रोल करता है। दिस इज अ लिटिल पार्ट ऑफ द होल स्टोरी, इट इज ट्रू, बट दिस इज जस्ट वन पार्ट ऑफ इट। इसका सबसे बड़ा फंक्शन वाकई ये है कि ये ग्लूकोज को रेगुलेट करता है, ग्लूकोज लेवल को कम करता है। कम करने से क्या मुराद है कि इस ग्लूकोज को उठाकर ये या तो सेल के अंदर लेके जाता है जहां पे एनर्जी के तौर पे चाहिए, या इस ग्लूकोज को लिवर को सिग्नल करता है कि इसको फैट्स में तब्दील करो, और फिर फैट्स को उठा के वापस, मैंने कहा ना, VLDL में पैकेज हो जाता है और इसको उठा के फैट सेल्स के अंदर डाल देते हैं। ये सिग्नलिंग ये सबसे स्ट्रॉन्ग सिग्नलिंग मॉलिक्यूल हमारे जिस्म में इंसुलिन है। इसके अलावा इंसुलिन और क्या करता है? इंसुलिन डिक्टेट करता है हर एक सेल को कि ये जो न्यूट्रिएंट अंदर आ रहा है इसके साथ करना क्या है, इस्तेमाल करना है या बर्न करना है या स्टोर करना है। तो जिस वक्त इंसुलिन हाई होती है, इंसुलिन हाई होने का क्या मतलब है? कब हाई होगी? जब हम कुछ खाएंगे, ग्लूकोज आएगी, तो बॉडी को पता चलता है कि ग्लूकोज आ रही है, चीज काफी ज्यादा मिकदार में है, हमारी जरूरत से ज्यादा है। क्या करना है भाई? इसको स्टोर कर दो। किधर स्टोर करोगे? फैट्स के अंदर, फैट सेल्स के अंदर। तो ये डिक्टेशन कौन कर रहा होता है? ये इंसुलिन कर रही होती है। इंसुलिन काम कैसे करती है? हमारे सारे सेल्स को इंसुलिन नहीं चाहिए होती है। कुछ सेल्स लाइक ब्रेन सेल्स, RBC, ये बराह रास्त इंसुलिन के बगैर भी ऑपरेट करती हैं। अब जहां पे ये कर रही होती है तो मैकेनिज्म क्या होता है? देखिए, हमारा सेल जो है ना, ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो मर्जी आया अंदर आ गया और जो मर्जी बाहर चला गया। इसकी ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये कंट्रोल्ड मैकेनिज्म है, व्हाट गोज इन व्हाट गोज आउट। ग्लूकोज अंदर दाखिल होने के लिए एक जो मैकेनिज्म है वो ग्लूकोज चैनल्स होते हैं कि जिन चैनल्स के जरिए ग्लूकोज अंदर जाती है, ये चैनल नॉर्मली क्लोज होता है। इंसुलिन क्या करती है? इंसुलिन आके ये जो रिसेप्टर होता है उस रिसेप्टर के साथ आके बाइंड कर जाती है। उस बाइंडिंग से क्या होता है कि ग्लूकोज चैनल खुल जाता है, और जब ये ग्लूकोज चैनल खुलता है तो क्या होता है? ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स इसके अंदर दाखिल होना शुरू हो जाते हैं। तो दिस इज व्हाट इंसुलिन फंक्शन इज, कि ये ग्लूकोज को कम कैसे करता है कि ये इट पुशेस द ग्लूकोज इनटू द सेल। इसके बगैर, इंसुलिन के बगैर बहुत सारे सेल्स जो हैं, खासतौर पे मसल सेल्स और फैट सेल्स, इनके अंदर ग्लूकोज नहीं जा सकती। अच्छा, जब भी हम खाना खाते हैं, स्पेशली कार्ब्स, तो क्या होता है? ग्लूकोज ब्लड में गई, जाते ही इट काजेज अ स्पाइक, ग्लूकोज की स्पाइक हो जाती है, ग्लूकोज बढ़ना शुरू हो जाता है। वो जो ही ग्लूकोज बढ़ता है तो हमारे जिस्म के अंदर अल्लाह ने एक ऑर्गन पैदा किया जिसे पैंक्रियास कहते हैं। पैंक्रियास सेंस करता है और पैंक्रियास इंसुलिन सीक्रेट करना शुरू कर देता है। इंसुलिन क्या करती है? उस ग्लूकोज को उठाकर या तो एनर्जी पे इस्तेमाल करता है या फैट सेल्स के अंदर स्टोर कराना शुरू कर देता है। तो जो ही एक स्पाइक ग्लूकोज की आती है उसके पीछे स्पाइक इंसुलिन की आती है। जो ग्लूकोज कम होता है इंसुलिन कम होनी शुरू हो जाती है। लेकिन एक बार जब ग्लूकोज स्पाइक कर जाता है
तो 1-2 घंटे तक इंसुलिन ऊपर ही रहती है। अब इंसुलिन नीचे आ गई, अगले खाने का टाइम हो गया, फिर हमने ग्लूकोज स्पाइक की, इंसुलिन ने फिर स्पाइक कर लिया, वो नीचे आई, फिर तीसरे खाने का टाइम हो गया। ये तो खाने हैं 3, और दरम्यान में जो 10 बार हम स्नैक करते हैं, और थोड़ी देर बाद चाय पी लिए, चॉकलेट खा ली, बिस्किट खा लिया, विद ईच स्नैक क्या हो रहा होता है, हम ग्लूकोज को स्पाइक करते हैं। ग्लूकोज को स्पाइक करते हैं तो क्या होता है, इंसुलिन स्पाइक होती है। नतीजतन क्या होता है कि हमारी इंसुलिन हर वक्त रेज्ड स्टेटस पे रहती है, हर वक्त ज्यादा होनी शुरू हो जाती है, और ये बस R4 से होती है। इंसुलिन सब चीजों के साथ बराबर सिक्रेट नहीं होती। कार्बोहाइड्रेट्स के साथ मेजर स्पाइक, प्रोटीन जरा कम, और फैट्स अगर अलोन इस्तेमाल किए जाएं तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल इंसुलिन सिक्रेट नहीं होती, लेकिन जब आप कंबाइन करते हो तो इनका इफेक्ट और होता है। अब एक फिनोमेना है जैसे कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस, एंड दिस इज द मेजर कल्प्रेट ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स दैट वी सी इन द वर्ल्ड टुडे। इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या है? देखिए, जब इंसुलिन राइज हो जाती है तो वो जो इंसुलिन रिसेप्टर्स हैं, जब बार बार इंसुलिन बढ़ती है, इंसुलिन का काम क्या है, ग्लूकोज चैनल को खोलो, ग्लूकोज को अंदर लो। जब ये बार बार राइज होना शुरू होती है तो आहिस्ता आहिस्ता हमारे वो जो सेल्स है ना, तंग आने शुरू हो जाते हैं। यार ये क्या, हर थोड़ी देर बाद नॉक, हर थोड़ी देर बाद नॉक। कान बंद कर लो, स्टॉप लिसनिंग टू इट। फिर वो रिस्पॉन्ड करना बंद कर देते हैं इंसुलिन को। दिस इज कॉल्ड इंसुलिन रेजिस्टेंस। नॉर्मली क्या होता है, इंसुलिन मॉलिक्यूल आया, रिसेप्टर पे अटैच हुआ, ये एक्शन प्रोड्यूस करता है। एक्शन क्या है, लेट द ग्लूकोज इन, ग्लूकोज अंदर आ गया। लेकिन जब इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा होनी शुरू होती है तो क्या होता है, अब एक की बजाय 3 इंसुलिन के मॉलिक्यूल आके अटैच हो गए, लेकिन रिस्पॉन्स बड़ा छोटा सा आया है। रिस्पॉन्स कम आता है तो बॉडी क्या कहती है, हाँ इसका मतलब है इंसुलिन कम है, हमारा पैंक्रियास और इंसुलिन सिक्रेट करता है। पहले ही राइज था, काम नहीं कर रही, अब और इंसुलिन सिक्रेट होती है। तो 2 चीजें हो रही होती हैं, एक इंसुलिन का लेवल बढ़ रहा होता है, और दूसरा इंसुलिन की इफेक्टिवनेस कम हो रही होती है। ये 2 हॉलमार्क्स हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस के, हाई लेवल्स ऑफ इंसुलिन एंड इनइफेक्टिव इंसुलिन। और होता क्या है कि उसके बॉडी का अपना तरीका कार है, वो जो रिसेप्टर्स हैं उनको डाउन रेगुलेट करना शुरू कर देता है। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस का जो सबसे बड़ा काज है वो हायर लेवल्स ऑफ इंसुलिन है। इसके अलावा भी हो सकता है स्ट्रेस। बाज लोगों को कुछ नहीं होता, वो कोई बदप्रेसी नहीं करते, लेकिन जब स्ट्रेस से गुजरते हैं तो उनको कहते हैं स्ट्रेस से शुगर हो गई है, शुगर हो गई है जी, स्ट्रेस से हो गई है। क्यों? इंसुलिन रेजिस्टेंस का एक काज जो है वो स्ट्रेस भी है, और स्टिल अनदर काज इन्फ्लेमेशन है बॉडी के अंदर। लेकिन ये इन्फ्लेमेशन भी बेसिकली, उसको भी मैं आगे बात करूंगा कि इसका भी एक काजल जो वजह है वो भी इंसुलिन रेजिस्टेंस है। अच्छा, सबसे पहला काम क्या होता है जब इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है? दिस इज व्हाट इज कॉल्ड डायबिटीज। डायबिटीज के साथ एक इशू है। डायबिटीज तो ऐसी बात नहीं है कि ऑल ऑफ अ सडन आउट ऑफ नथिंग डायबिटीज निकल आई जी, वो मेरी आज तो शुगर इतनी हाई हो गई थी। वो कहते हैं ना कि वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। तो जो डायबिटीज है ये अचानक नहीं आती है, 10-15 साल लगते हैं इसमें। इसकी पहली स्टेज प्री डायबिटीज कहलाती है, और हमारे मेरे ख्याल में आजकल अगर लें तो 60-70% पॉपुलेशन इज प्री डायबिटिक। मसला क्या होता है? मसला ये होता है कि हमने डायबिटीज को जो बना दिया है शुगर सेंट्रिक, ग्लूकोज सेंट्रिक। ग्लूकोज सेंट्रिक का क्या मतलब है? अगर मुझे ये मालूम करना है कि मुझे डायबिटीज है कि नहीं, मैं क्या करूंगा? 50 रुपए का टेस्ट है, 50 रुपए का टेस्ट है ग्लूकोज का,
मैं जाता हूँ ग्लूकोज, मेरी ग्लूकोज ठीक है, नो इशू। डॉक्टर भी कहते हैं जी ग्लूकोज ठीक है और यू आर ऑल राइट, यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। होता क्या है, अब मैं आपको मैकेनिज्म बताता हूँ। इसमें देखिए, ये ग्लूकोज लेवल हैं, आपका ये ग्लूकोज लेवल है। हम पहले इधर फोकस करते हैं इस जगह पे, और ये इंसुलिन लेवल है। अब जो जो इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ती जाती है तो क्या होता है, इंसुलिन की अमाउंट बढ़ती है लेकिन वो ग्लूकोज को कंट्रोल में रखता है, ग्लूकोज को आउट ऑफ कंट्रोल नहीं जाने देता। जो ग्लूकोज ऊपर जाता है ज्यादा इंसुलिन, अब इंसुलिन की मिकदार बढ़ने से और इनफेक्टिव होती है, वो कहते हैं और इंसुलिन प्रोड्यूस करो, और इंसुलिन प्रोड्यूस करो। यहां तक आते आते इस जगह तक, इस प्लेटो तक इंसुलिन अपने हाईएस्ट लेवल पे पहुंच होती है, ग्लूकोज नॉर्मल होती है। दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक विच इज डन इवन बाय द डॉक्टर्स। ये तुम्हारी ग्लूकोज तो नॉर्मल है, आपको तो कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आप उसके वक्त उसकी इंसुलिन देखें, इंसुलिन पीक पे पहुंची होगी। अल्टीमेटली क्या होता है, जब यहां तक पहुंचते हैं ना तो हमारे बेटा सेल्स कहते हैं नो मोर, थक गया हूं, आई कैन नॉट डू इट मोर। फिर इंसुलिन ड्रॉप होनी शुरू होती है, और ये वो वक्त होता है कि जब आपकी ग्लूकोज चू कार्गो पर जाती है। तो वो मैंने टेस्ट कराया तो 450 पे थी, तो ये अचानक 450 पे किधर से आ गई है, एकदम 450 पे नहीं आई है। ये वो बेसिकली इंसुलिन बढ़ते 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 एक हद के बाद इंसुलिन ने काम करना बंद कर दिया, अब अचानक ग्लूकोज राइज हो गया। फिर पता चलता है हो ये तो मैं तो डायबिटिक हूं। तो ये जो स्टेज होती है पहला, ये स्टेज है, दिस इज कॉल्ड प्री डायबिटीज, एंड दैट स्टेज अनडायग्नोज्ड। वजह ये कि हम सिर्फ ग्लूकोज टेस्ट पे नजर कर रहे होते हैं। और उसका तरीका क्या है कि अगर आप अपना इंसुलिन कराएं, फास्टिंग इंसुलिन, उसकी अपनी रेंज है, माइक्रोलीटर्स में कराएं तो वो माइक्रो यूनिट्स है तो 20 होती है, और अगर आप नैनोग्राम पर डेसीलीटर कराएं तो वो 0.2 से तकरीबन 5 के दरमियान ही उसकी रेंज होती है। वो नॉर्मल रेंजेस दी होती हैं जब भी आप टेस्ट करते हैं। उधर से पता चलता है कि इंसुलिन हाई है। इंसुलिन हाई का मतलब देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस, और उसका क्या मतलब है, ये बंदा प्री डायबिटिक है। फिर ऑलमोस्ट फिर आगे जाके वो डायबिटीज में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट चीज जो है वो वेट गेन है। अच्छा, ये उन्होंने एक स्टडी की थी 6 मंथ की, पब्लिक स्टडी है, इसका रेफरेंस दिया हुआ है, जिसमें उन्होंने इंसुलिन की डोज को बढ़ाना शुरू कर दिया था। अच्छा, मजे की बात यह कि हम एक वो पुराना एक फलसफा था ना कि वजन क्यों बढ़ता है जी, कैलोरीज इन कैलोरीज आउट। अब कहते हैं ना, ये ऐसी बात नहीं है, कैलोरीज इन कैलोरीज आउट नहीं है, सिर्फ इस पार्ट ऑफ इट। असल चीज उसके पीछे हार्मोनल रेगुलेशन है। ये उन्होंने स्टडी की जिसमें उन्होंने ग्लूकोज इसके इंसुलिन के लेवल्स को बढ़ाया, और ये देखिए ग्लूकोज आपने जो कैलोरिक इंटेक था उसको कम किया है, ये -200 कैलोरीज कम किए, उसके बावजूद वेट 10 पाउंड बढ़ गया। फिर तो कम होना चाहिए ना कैलोरीज, आप अगर रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, कैलोरिक रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं, अगर इस ओनली द कैलोरिक रिस्ट्रिक्शन, तो वेट ड्रॉप होना चाहिए। लेकिन क्यों, क्या हुआ, क्योंकि इंसुलिन बढ़ रही है। इंसुलिन बढ़ती है तो क्या करती है, इंसुलिन इज अ स्टोरेज हार्मोन, इट डिक्टेट्स द बॉडी फैट स्टोर करो, फैट स्टोर करो, और फैट स्टोर होगी तो क्या होगा, फूलेंगे। चलिए अब फैट सेल्स के साथ जो तमाशा होता है, ये हमारे फैट सेल्स हैं, इंडिविजुअल फैट सेल्स, ये नॉर्मल फैट सेल्स हैं। अब जो जो ग्लूकोज ज्यादा होती है ट्राइग्लिसराइड्स में तब्दील होती है, ट्राइग्लिसराइड आते हैं, स्टोर कर दो जिसको। अब जब यहां से स्टोर करते हैं तो ये फैट सेल्स है, एडिपोसाइट्स को निकलते हैं, दे स्टार्ट एक्सपैंडिंग, बड़े होने शुरू हो जाते हैं, इसको कहते हैं हाइपरट्रॉफी। लेकिन एक लिमिट है, गुब्बारे की तरह वो फूलते हैं लेकिन गुब्बारा एक वक्त में फटता है। फिर
तो जब ये बार बार इंसुलिन राइज हुई, फैट अंदर जाती रही, ये फूलना शुरू हो जाते हैं। अब उससे क्या होता है कि अब ये जो ब्लड वेसल्स थी जो इनको ब्लड सप्लाई कर रही थी फैट सेल्स को, वो फैट सेल्स से जरा दूर होनी शुरू हो जाती है। अब वो हाइपोक्सिया का शिकार हो जाते हैं कि ऑक्सीजन कम हो गई है, क्योंकि ब्लड वेसल से फासला बढ़ रहा है जितना वो मोटे हो रहे हैं। अब वहां पे अलार्म सिग्नल बजना शुरू हो जाता है फैट सेल्स के अंदर। अलार्म सेल्स क्या है कि इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, ये इन्फ्लेमेशन जो है ना बॉडी का रिस्पॉन्स है, और जब ये इमीडिएट एक्यूट होता है तो ये फायदे वाला होता है, और जब ये हमेशा के लिए क्रॉनिक होता है तो ये हर तरह के मसले पैदा करता है। अब इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स क्या है कि हमारी बॉडी साइटोकाइन को रिलीज करना शुरू कर देती है, पीएम आईएल और टीएनएफ अल्फा, IL-6, IL-8। ये किस चीज का सिग्नल देते हैं? क्या होता है, हमें जब कुछ लगता है तो क्या होता है, बॉडी एकदम रेड हो जाता है, चोट लगती है तो क्या होता है, हमारा टिश्यू रेड हो जाता है, गर्म हो जाता है। वजह क्या है? ये इन्फ्लेमेशन रिस्पॉन्स है। बॉडी ब्लड सर्कुलेशन को तेज कर देती है। अब ब्लड सर्कुलेशन को तेज करने के लिए ये इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स आता है, ये साइटोकाइन्स रिलीज होते हैं कि भाई ब्लड सर्कुलेशन को तेज करो, लेकिन ये जो साइटोकाइन्स हैं ये इन्फ्लेमेशन क्रिएट करते हैं और ये ब्लड के अंदर जाते हैं, और ये ब्लड के अंदर जाके इनका सिस्टमिक इफेक्ट है। फिर ये सब ब्लड तक फिर महदूद नहीं रहते हैं कि अब वो सिर्फ फैट सेल्स तक हैं, अब ये लिवर पे भी मुतासर करेंगे, ये हमारे जॉइंट्स को भी मुतासर करेंगे। दिस इज व्हाट लीड्स टू ऑल दोज प्रॉब्लम्स हम कहते हैं इन्फ्लेमेशन हो गई है, और जितने भी ऑटोइम्यून डिजीज हैं बेसिकली इन्फ्लेमेशन होती है। इस इन्फ्लेमेशन के नतीजे में ये वो सारे रिस्पॉन्स है। ये जब हम CR प्रोटीन्स कराते हैं, सी रिएक्टिव प्रोटीन्स, अक्सर आप जाएं तो डॉक्टर्स देते हैं जी टेस्ट के लिए, ये इन्फ्लेमेटरी मार्कर है बहुत बड़ा। ये आस्ता आस्ता राइज होना शुरू होते हैं, और इनके राइज होने से हमारे सारे के सारे ऑर्गन्स जो हैं अफेक्ट होने शुरू हो जाते हैं। ये इंसुलिन रेजिस्टेंस बीमारी नहीं है, इट्स सिंड्रोम, मेटाबॉलिक सिंड्रोम। ये हर एक ऑर्गन को इफेक्ट करना शुरू कर देती है। मैं मैकेनिज्म्स बता रहा हूं कि कैसे कैसे। अच्छा, अगली चीज जो है दैट्स कॉल्ड फैटी लिवर। इसको कहते हैं नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर। नॉन अल्कोहलिक क्यों कहते हैं? पहले ये था कि उस बंदे का लिवर फैटी लिवर होता है जो शराब पीता है, अल्कोहल कंज्यूम करता है, लेकिन अब जो ज्यादा लोगों के फैटी लिवर्स है दैट्स कॉल्ड नॉन अल्कोहलिक फैटी। होता क्यों है कि अब जब इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ गई, तो मैंने कहा ना इंसुलिन रेजिस्टेंस इज हॉलमार्क ऑफ टू थिंग्स, हायर इंसुलिन, लेस इफेक्टिव इंसुलिन। हायर इंसुलिन को कहते हैं हाइपर इंसुलिनीमिया। कुछ मसले हाई इंसुलिन क्रिएट कर रही होती है और कुछ मसले इंसुलिन रेजिस्टेंस क्रिएट कर रही होती है। अच्छा, ये इंसुलिन रेजिस्टेंस को ग्लोबल फिनोमेना नहीं है, हमारे मुख्तलिफ सेल्स इंसुलिन को मुख्तलिफ तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं। यानी कि एक सेल अगर फैट सेल रेजिस्टेंट हो गया तो लिवर भी रेजिस्टेंट हो जाएगा, पेंक्रियास भी रेजिस्टेंट हो जाएगा। ये अपने अपने फिनोमेना है, और इंसुलिन कुछ काम स्टिल रेजिस्टेंस हुए बगैर भी कर रही होती है, खासतौर पे स्टोरेज वाला काम। होता क्या है कि जब इंसुलिन ज्यादा होती है तो एक चीज जिसे कहते हैं डिनोवो लाइपोजेनेसिस। डिनोवो लाइपोजेनेसिस क्या है? मैंने आपको बताया था कि जब ग्लूकोज बढ़ता है तो बॉडी इसको ट्राइग्लिसराइड्स में तब्दील कर देती है। दिस इज कॉल्ड डिनोवो लाइपोजेनेसिस। अब ये ट्राइग्लिसराइड जब बॉडी आमतौर पे तो पैकेज होते हैं VLDL में और लेके चल जाते हैं वो ब्लड सेल्स उसको फैट सेल्स तक। जब बहुत ज्यादा होते हैं तो इनमें से कुछ इन्फिल्ट्रेट करना शुरू कर देते हैं, वहीं पे जमना शुरू हो जाते हैं लिवर के अंदर। लिवर पे ड्रॉपलेट्स ऑफ फैट जमा होने शुरू हो जाते हैं। दूसरा क्या होता है कि जब तक इंसुलिन हाई है, क्योंकि इंसुलिन का क्या काम है? स्टोर, फैट को तोड़ना नहीं है, ब्रेक डाउन नहीं करने देना, बिल्कुल इसको स्टोर करना है। इंसुलिन यही सिग्नल दे रही होती है हर वक्त। तो अब क्या होता है कि जो मौजूद इंसुलिन हमारे फैट्स हैं उसका ब्रेक डाउन को ये स्लो करती है। और तीसरा क्या होता है, जब हमने कहा ना कि फैट सेल्स बढ़ते 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 एक खास साइज तक पहुंच गए हैं, अब उससे ज्यादा ये ग्रो नहीं कर सकते, फिर ये इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाते हैं, फिर ये इंसुलिन की बात मानना बंद कर देते हैं। अब गुंजाइश नहीं, अब मैं फट जाऊंगा, आखिर तक पहुंच गया। फिर क्या करते हैं कि ये फैटी सेल
फैटी एसिड्स को रिलीज करना शुरू कर देते हैं ऑटोमेटिकली। ब्लड के अंदर फैटी एसिड लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है। इन सारी चीजों से वो फैट्स कहाँ आती हैं? वापस लिवर में आती हैं। और लिवर, ये देखिए, एक हेल्दी लिवर ऐसा होता है और ये फैटी लिवर। ये कितना खूबसूरत है और ये कैसा है? और क्या है यार खूबसूरत? मेरा लिवर कौन कोई देख रहा है कि मेरा लिवर कैसा है? इत्तेफाक से ऐसा होता है कि जब ये कम्युलेट होता है तो पहली चीज जो स्टेप होता है उसे कहते हैं नैश। ये स्टीटो हेपेटाइटिस है। अगली जो स्टेज होती है फिर फाइब्रोसिस होती है, और उससे अगली स्टेज जो है सिरोसिस होती है। उसके बाद और कुछ नहीं होता, बंदा फौत हो जाता है। सिर्फ लिवर अपना काम करना बंद कर देता है। हुआ क्यों था? इसकी सबसे बड़ी बुनियाद इंसुलिन रेजिस्टेंस थी। अब आ जाएं ऊपर वाली स्टोरी पे। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स इंक्लूडिंग मिग्रेन्स, एपिलेप्सी, अल्जाइमर्स। हमारा जिस्म, हमारा दिमाग जो है ना, इस 2% ऑफ द बॉडी वेट दिमाग है, लेकिन ये 25% ऑफ एनर्जी दिमाग कंज्यूम करता है। ये सबसे ज्यादा एनर्जी बड़ा कंज्यूमर हमारा एनर्जी का हमारे जिस्म में हमारा दिमाग है, और ये एनर्जी कंज्यूम करता है नॉर्मली इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। ब्रेन के कुछ हिस्से इंसुलिन के बगैर भी ग्लूकोज को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, लेकिन कुछ हिस्से लाइक हाइपोथैलेमस कि जिनको जरूरत होती है इंसुलिन की फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज। जब इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है तो क्या होता है? ग्लूकोज लेवल तो है, अब ये ग्लूकोज इज नॉट गेटिंग इनटू द ब्रेन। उससे क्या होता है? इट्स कॉल्ड एनर्जी डेफिसिट, कि हमारा ब्रेन के अंदर एनर्जी डेफिसिट होना शुरू हो गया है। ब्रेन को एनर्जी नहीं मिल रही है, जिसके नतीजे में ये सारे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं, और अल्टीमेटली इसी से अल्जाइमर्स की बीमारी होती है, जो कि हमारे जो डीजेनरेट होने शुरू हो जाते हैं न्यूरॉन्स। बाय द वे, अल्जाइमर्स को टाइप 3 डायबिटीज भी कहते हैं, क्योंकि बुनियाद पीछे वही थी। ठीक है, नेक्स्ट, ब्लड प्रेशर, कार्डियक इश्यूज। कहते हैं जी, आमतौर पर हमारे यहाँ मशहूर बात है ना, वो फलां को शुगर ब्लड प्रेशर है। आमतौर पर कपल करके कहते हैं फलां को शुगर ब्लड प्रेशर है, और हमारा ख्याल ये होता है कि शायद शुगर की वजह से ब्लड प्रेशर होता है। नहीं, ऐसा नहीं है। वो एक वजह है जो शुगर भी कॉज कर रही है, डायबिटीज भी कॉज कर रही है, और वही एक वजह जो ब्लड प्रेशर भी कॉज कर रही है। वजह क्या है? इंसुलिन रेजिस्टेंस। वही इंसुलिन रेजिस्टेंस डायबिटीज भी कॉज कर रही है, और वही इंसुलिन रेजिस्टेंस ब्लड प्रेशर भी कर रही है। कैसे करती है? नहीं, उसके 2-3 बड़े बड़े मैकेनिज्म हैं। हमारी जो ब्लड वेसल्स है ना, इसकी अंदरूनी जो लाइनिंग है, दैट्स कॉल्ड एंडोथेलियम। ये एंडोथेलियम प्रोड्यूस करती है एक मॉलिक्यूल विच इज कॉल्ड नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड का क्या काम होता है, अपार्ट फ्रॉम अदर फंक्शंस, कि ये वेजोडायलेटर है। वेजोडायलेटर का क्या मतलब है? कि ये हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं इसको एक्सपैंड करती है। उसके अंदर पीछे सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं, सॉफ्ट मसल्स होते हैं। उन मसल्स पे जब इंसुलिन रिएक्ट करती है, एक्ट करती है, तो वो डायलेट करती है, जिससे जब क्या होगा, पाइप के अंदर खुला पाइप है, पानी तेजी जा रहा है, कोई मसला नहीं है, आप आहिस्ता आहिस्ता उसको दबाना शुरू कर दो, क्या होगा? प्रेशर बढ़ जाता है ना, दूर जाता है। दिस इज ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर क्या है? कि खून एक वक्त में हमारी ब्लड वेसल्स पे कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। जब भी नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन कम होती है तो वो वेजोडायलेशन कम होनी शुरू होती है और हमारी रगें सुकड़नी शुरू हो जाती हैं, ब्लड वेसल्स। हम कहते हैं जी ब्लड प्रेशर हो गया। दिस इज वन कॉज। बैक पे क्या था? इंसुलिन रेजिस्टेंस। दूसरा कॉज क्या है? कि हमारा जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, जब इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है तो वो नॉरएपिनेफ्रिन प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। नॉरएपिनेफ्रिन प्रोड्यूस होने का मतलब देयर इज सम इमरजेंसी इन द बॉडी। बॉडी क्या करती है? ब्लड प्रेशर रेज को, और बॉडी को इस वक्त चाहिए, ज्यादा खुराक चाहिए और जल्दी के साथ चाहिए। ये रिस्पॉन्स नेचुरल नहीं होता, ये मसनूई होता है ब्लड प्रेशर रेज करना। और तीसरा इसका जो वो मैकेनिज्म है, मैं बता रहा हूँ कि क्यों होता है।
होता है, मैकेनिज्म्स की बात कर रहा हूँ। हमारे एड्रिनल्स एक हार्मोन करते हैं, सिक्रेट करते हैं अल्डोस्टेरोल। ये अल्डोस्टेरोल जो है ये क्या करता है कि ये वाटर साल्ट रिटेंशन को बढ़ाना शुरू कर देते हैं। ये भी इन रिस्पॉन्स टू इंसुलिन रेजिस्टेंस है। जब ज्यादा वाटर रिटेन होगा, ज्यादा साल्ट रिटेन होगा, क्या होगा, उसके पीछे वाटर आएगा। ज्यादा वाटर रिटेन होगा, वाटर और साल्ट ज्यादा होंगे तो हमारा ब्लड वॉल्यूम बढ़ना शुरू हो जाएगा। ब्लड वॉल्यूम बढ़ने से क्या होगा, ब्लड प्रेशर राइज कर जाएगा। इन्फ्लेमेशन मैंने बताया था कि जितने जॉइंट्स के इश्यूज हैं, ये जॉइंट्स के इशू भी इसी के साथ पैदा होते हैं फिर, क्योंकि वो जो इन्फ्लेमेशन फैट से लीक हुई है वो इन्फ्लेमेशन सब तरफ फैल रही है अभी। अच्छा, अब हम नेक्स्ट चीज पे आते हैं कि सोल्यूशन क्या है। ये तो मैंने सारे आपको वो मुजर्रात गिनवा दिए ना कि व्हाट इंसुलिन इज डूइंग, मैकेनिज्म्स की बात कर रहा था। मैं बराह रास्त कह सकता था कि आप रोजा रखो और उससे बड़ा अच्छा आता है, फायदा हो जाएगा, लेकिन मैं उसके पीछे साइंस मैंने बताई है कि उसके पीछे साइंस है किधर है और ये फास्टिंग काम क्यों करती है। सबसे आसान सोल्यूशन इंसुलिन रेजिस्टेंस का क्या है। इंसुलिन रेजिस्टेंस क्यों हुई थी, ग्लूकोज कंज्यूम हुई थी, ग्लूकोज स्पाइक हुई थी, उसके रिस्पॉन्स में इंसुलिन प्रोड्यूस हुई थी। जितनी ज्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस होगी उतनी ज्यादा इंसुलिन रेजिस्टेंस होगी। इंसुलिन रेजिस्टेंस की दूसरी साइड है, दिस इज कॉल्ड इंसुलिन सेंसिटिविटी, जो इसकी अपोजिट है। जब रेजिस्टेंस ज्यादा है सेंसिटिविटी कम है, सेंसिटिविटी बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, अपोजिट एक ही चीज है ये। इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ाने का सबसे आसान तरीका यह है कि आप इंसुलिन को स्पाइक ना करो। बार बार इंसुलिन नहीं बढ़ेगी तो खुद ब खुद ये बड़ी जल्दी रिबाउंड करते हैं, बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं, ये वापस इंसुलिन सेंसिटिव होना शुरू हो जाते हैं, रेजिस्टेंस कम होनी शुरू। ये एक स्टडी है, उनका 16 आवर फास्ट पे इंसुलिन सेंसिटिविटी उन्होंने मेजर किया है कि ऑलमोस्ट मोर देन 3 टाइम्स इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ गई जस्ट बाय फास्टिंग। हुआ क्या, जब आपने फास्टिंग की तो आपकी इंसुलिन स्पाइक नहीं की। इंसुलिन जब कम प्रोड्यूस हो रही है फिर आहिस्ता आहिस्ता आपकी सेल्स वो रीगेन करना शुरू होते हैं पावर ऑफ इंसुलिन सेंसिटिविटी, तो इंसुलिन लेवल ड्रॉप होना शुरू हो जाता है। अगली चीज क्या होती है फिर, दिस कॉल्ड मेटाबॉलिक फ्लेक्सिबिलिटी। मेटाबॉलिक फ्लेक्सिबिलिटी क्या है कि हमारे अंदर एनर्जी की कोई कमी नहीं है, आजकल के दौर में कमी नहीं है। पहले वक्त है कि खाने के लिए कुछ नहीं होता था, आज के हमारे पास एक्स्ट्रा रिजर्व हर बंदा उठा के फिर रहा है। लेकिन इसकी मिसाल देते हैं, वो ट्रक होता है ना पेट्रोल को लेके जाने वाला, अब उसके अंदर लिटरली हजारों लीटर्स पेट्रोल मौजूद होता है, लेकिन एक उस ट्रक का अपना पेट्रोल टैंक होता है जिसमें 100-150 लीटर पेट्रोल आता है। अब ये ट्रक चल रहा है अपने टैंक पे, वो जो 100-150 लीटर है उसके ऊपर हजारों लीटर स्टोर है। अगर यहाँ पे खत्म हो जाएगा तो उसको नहीं इस्तेमाल कर सकता, क्यों, उस स्विच नहीं है कि जो उस पेट्रोल को उठा के तो इसके इंजन की तरफ लेके आए। ये हाल हमारे जिस्म का है, हमारे अंदर फैट का अनलिमिटेड स्टोर पड़ा हुआ है, लेकिन अब वो स्टोर कैसे इस्तेमाल होगा फॉर एनर्जी प्रोडक्शन, दिस इज कॉल्ड मेटाबॉलिक फ्लेक्सिबिलिटी। और इसके राह में सबसे बड़ी रुकावट क्या है, इंसुलिन। इंसुलिन जब भी हाई होगी तो क्या होगा, फैट स्टोरेज होगी, फैट बर्निंग कभी भी नहीं होगी। अगर आप इंसुलिन को एनर्जी तो चाहिए, एनर्जी के लिए वो कहेगा जी कार्बोहाइड्रेट्स कार्बोहाइड्रेट्स, फिर भूख लगती है, कहती मुझे बहुत ज्यादा भूख लगती है, भूख लगनी है, वो बॉडी फिर क्रेव करती है, फिर हम और खाते हैं। लेकिन जब इंसुलिन ड्रॉप होना शुरू हो जाए, इंसुलिन लेवल नीचे आना शुरू हो जाए, फिर क्या होता है, जब इंसुलिन कम हो जाती है, ये स्विच है, तो बॉडी शिफ्ट कर जाती है टू फैट बर्निंग। फिर आप ग्लूकोज बर्निंग से निकल आती है, अब ये फैट बर्निंग पे आ जाती है, फिर हमारे वो जो फैट रिजर्व्स हैं वो कम होने शुरू हो जाते हैं और वेट ड्रॉप होना शुरू हो जाता है। सिर्फ वेट ड्रॉप नहीं होता, उसके साथ बाकी जितने फिर मसले वो भी ठीक होने शुरू हो जाते हैं। फास्टिंग से होता क्या है, सबसे पहली बात कि हमारा वो जो इंसुलिन लेवल्स हैं वो ऑप्टिमाइज होना शुरू हो जाते हैं। मैंने बताया कि वेट लॉस होता है, वो वेट लॉस बता भी दिए, कैलोरीज का मसला नहीं है। जब तक इंसुलिन हाई होगी
आप चाहे जितनी मर्जी कैलोरीज कम करें, उसने स्टोर करना है। अच्छा, आपको एक इंटरेस्टिंग बात है, ये जो टाइप 1 डायबिटीज होती है ना, टाइप 1 डायबिटीज वो लोग होते हैं जो जिनके इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं हो रही थी। अगर आप इनको इंसुलिन ना लगाएं और आप इनको अनलिमिटेड खुराक दें, उनकी जरूरत अगर 2000 कैलोरीज ना, आप 10,000 कैलोरीज खिला दें, वो मोटे नहीं होंगे। वो कीटोसिस में चले जाते हैं लेकिन मोटे नहीं होते। वजह क्या है कि वो जो स्टोरेज हार्मोन है वो इंसुलिन है, इंसुलिन है नहीं उनके अंदर। तो इसलिए आप जितनी मर्जी उनको फूड देते रहे, वो फूड स्टोर नहीं होगी। तो इंसुलिन वो स्विच है, वो कम होता है तो फिर बॉडी फैट स्टोर से उठाकर उसको बर्न करना शुरू कर देती है। बताया इन्फ्लेमेशन कम होती है। अक्सर औकात रमजान में ना लोग कहते हैं वो मेरे दर्द शर्द काट गए ना काफी सारे, वो जो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेस थे ना वो कम होने शुरू हो जाते हैं। वजह वही मैंने कहा, जब इंसुलिन बढ़ती है आपका वो फैट सेल्स फिर वो लीक करना शुरू कर देते हैं इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स जो हैं साइटोकाइंस, और फिर ये सारे इश्यूज शुरू। हार्ट हेल्थ के लिए जरूरी है। हार्ट हेल्थ के साथ फिर मैंने बताया वही कि जब इंसुलिन कम होगी, अब आपका ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। ब्लड प्रेशर एट्स ये दो बीमारियां जो है ना, ब्लड प्रेशर और डायबिटीज, ये बड़ी हम लोग बदकिस्मत है इनके मामले में। ये मेडिकेशन इनका इलाज नहीं है, हम रिलीफ दे रहे होते। इसका इलाज इधर है, इंसुलिन कंट्रोल, और लोग विदाउट एनी मेडिकेशन इसको कंट्रोल कर सकते हैं। फिर अगली चीज लिवर हेल्थ है। वो मैंने बताया कि ये फैट जो स्टोर है, जब आप नहीं खाएंगे तो फैट इस्तेमाल होनी शुरू हो जाएगी। और अगली बात ब्रेन हेल्थ है। अच्छा, वो इसके अंदर है ना, मेरे टॉपिक के अंदर रिजुविनेट और आप रिचार्ज वाली बात, रिजुविनेट क्या है? अच्छा, हमारे जिस्म के अंदर एक प्रोसेस है कहते हैं ऑटोफेजी, सेल्फ ईटिंग। हमारा जिस्म खुद अपने आप को खाता है। वो सेल्स जो कमजोर हो गए हैं, डैमेज हो गए हैं, बूढ़े हो गए हैं, वो माइटोकॉन्ड्रिया जो नॉन फंक्शनल हो गए हैं, जब बॉडी को एनर्जी की जरूरत होती है ना, तो बॉडी क्या करती है, अब एनर्जी की सप्लाई बंद हो गई है, एनर्जी तो चाहिए, वो कहते जितना काठ का बाड़ा है वो स्टोर में पड़े हुए हैं ना, पेटियां शेटियां पुरानी जो है, उठाओ उनको जलाओ। तो जितने भी वीक सेल्स होते हैं, वो वीक सेल्स उनको बॉडी, एक तो हमारा जिसके अंदर एक नॉर्मल प्रोसेस है जिसमें सेल एक नॉर्मल लाइफ के बाद खत्म हो जाता है, लेकिन ये जो वीक सेल्स हैं ये पड़े रहते हैं। अब जब बॉडी पे प्रेशर आता है, एनर्जी के लैक ऑफ एनर्जी का सिग्नल आता है, तो क्या कहता है कि इन पुराने सेल्स को खाना शुरू कर देता है। अब ये जब कम हो जाते हैं, जब आप दोबारा खाते हैं तो फिर सिग्नल जाता है वो कम हो गए, माइटोकॉन्ड्रिया कम हो गए, हमारे फ्लां सेल्स कम हो गए, तो वो जो स्टेम सेल्स है वो एक्टिवेट हो जाते हैं, वो नए बनाते हैं। अब क्या हो गया, ये रिजुविनेट हो रहे हैं, वो पुराने सेल्स खत्म हो गए, उसकी जगह नए सेल्स रिप्लेस करना शुरू कर देते हैं। ये बंदा था ओशोमी, जिसे इस एटोफेजी डिस्कवर करने पे 16 में नोबेल प्राइज मिला था। किसने ये प्रोसेस डिस्कवर किया था कि हमारी बॉडी ये करती है। और ये एटोफेजी मैंने बताया कि इसको ट्रिगर करने का सबसे अच्छा तरीका फास्टिंग है। अच्छा, नेक्स्ट एक छोटी सी चीज है, आप सुनते रहते हैं कीटो डाइट, सुना होगा अक्सर लोगों ने, जो खासतौर पर जो वेट कॉन्शियस लोग हैं, कि कीटो डाइट क्या होता है। कीटोजेनेसिस एक प्रोसेस है बॉडी के अंदर। देखिए थोड़ी सी बायोकेमिस्ट्री, नॉर्मली क्या होता है कि जब हम जो मैंने बताया था ना कि फैट्स इस्तेमाल हो सकती हैं फॉर एनर्जी, होता क्या है कि बेटा ऑक्सीडेशन होती है, एसिटाइल कोए बनता है, एसिटाइल कोए सेटेसाइकिल साइकिल में जाता है और इससे एटीपी प्रोड्यूस होती है। लेकिन इसमें एक शर्त है, इफ क्या है, इफ ऑक्सिलो एसिटेट्स आर प्रेजेंट। ये ऑक्सिलो एसिटेट उसके साथ मिलते हैं एसिटाइल कोए, और फिर ये सिट्रिक एसिड साइकिल में जाता है, तब ये एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। अब जब आप, और एक्सिलो एसिटेट कहां से आता है, ये इससे कार्बोहाइड्रेट ब्रेक डाउन से आता है। जब आपने इनटेक नहीं किया, कार्बोहाइड्रेट अंदर नहीं गए,
ग्लाइकोलिसिस कम हो गई, ऑक्सैलोएसीटेट कम होने शुरू हो जाते हैं। अब जब कम होते हैं तो बॉडी बजाय इसके साइकिल में जाए, ये बराह रास्त उस एसिटाइल कोए को कीटोन बॉडीज में कन्वर्ट करना शुरू कर देती है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कीटोजेनेसिस। अच्छा, कीटोन क्या है? कीटोन इज अ वंडरफुल फ्यूल। हमारी बॉडी या तो ग्लूकोज इस्तेमाल कर रही है ना, लेकिन एक एक्स्ट्रा फ्यूल है जिसका नाम है कीटोन्स। ये कीटोन्स आर फार मोर एफिशिएंट एंड फार मोर बेटर देन ग्लूकोज। हमारे जब ब्लड को इसको ब्रेन को जाते हैं तो ये ब्रेन की एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर देते हैं। हमारे मसल सेल्स में जाते हैं तो ये फार मोर एनर्जी पैदा करते हैं देन ग्लूकोज। और कीटोन्स की खूबसूरती ये है कि कीटोन्स जब जिस्म में बढ़ते हैं तो ये आपके यूरिनेशन से भी आउट होते हैं बॉडी से, आपकी एनर्जी उधर से भी, वेट लॉस हो रहा है, फैट लॉस हो रहा है, और इवन आप जब एक्सहेल करते हैं तो उससे भी बाहर निकल रहे होते हैं। तो ये डबल प्रोसेस है। अब कीटोन की रेलेवेंस कहाँ पे आई? ये उन्होंने कोई बस मैं अब आखिर में पहुंचा है, स्टडीज की हैं कि ये जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स थे, इसमें जब आपने लोगों को फास्टिंग पे डाला, बाय द वे फास्टिंग की बहुत सारी तारीफें हैं। व्हाट इज फास्टिंग? यू नो, शॉर्ट फास्ट, लॉन्ग फास्ट, इंटरमिटेंट फास्टिंग, कॉन्टिन्यूअस फास्ट। लेकिन हम इधर जो बात कर रहे हैं वो बेसिकली इंटरमिटेंट फास्टिंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग का क्या मतलब है? जब आप अपने आप को 12-14 घंटे से ज्यादा खुराक से मारूम रखते हो, तो ये उसकी तारीफ है। ये सारी चीजें उससे एक्टिवेट होती हैं। उन्होंने कहा कि न्यूरोजेनेसिस शुरू हो जाती है। न्यूरोजेनेसिस क्या है? कि नए न्यूरॉन्स बनने शुरू हो जाते हैं। और उसकी वजह क्या बताते हैं कि ये जो कीटोन्स जब बनते हैं तो ये कीटोन्स ट्रिगर करते हैं उस फिनोमेना को। ये उन्होंने एक स्टडी की थी। इसमें एक चीज है जिसे कहते हैं BDNF, ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोफैक्टर्स। BDNF जब हमारी बॉडी स्ट्रेस में आती है तो ये BDNF प्रोड्यूस करती है। उससे क्या होता है? न्यूरोजेनेसिस, नए न्यूरॉन्स बनने शुरू हो जाते हैं। तो आपने कभी देखा होगा, पता मैं तो अक्सर ऑब्जर्व करता हूँ, खाने के बाद अक्सर आप लेथार्जी हो जाती है, ये ऊपर वाला जो है ना सिस्टम, प्रोसेसर स्लो हो जाता है। लेकिन जब आप भूखे होते हैं ना तो बड़ा अच्छा सोच रहे होते हैं। वजह क्या होती है? मैंने बताया, अब जब हमारी बॉडी वो कीटोन्स में जाती है ना, तो कीटोन आर फार मोर बेटर फ्यूल। अच्छा, एक और चीज जो आखिरी चीज है वो ये जो लॉन्जेविटी है, आजकल बिग साइंस की, हम लाइफ स्पैन को कैसे बढ़ा सकते हैं। इसमें एक वो है पाथवे, सर्टुएंस। ये सर्टुएंस, ये इनका बेसिक फंक्शन है लॉन्जेविटी को बढ़ाने में। तो जब आप फास्टिंग में जाते हैं तो ये उन्होंने स्टडीज की हैं कि उससे हमारा ये वाला जो पाथवे है सर्टुएंस का, ये एक्टिवेट होना शुरू हो जाता है, विच लीड्स टू लॉन्जेविटी। तो अगर ज्यादा जिंदा रहना है तो कम खाओ, ज्यादा खाने से जल्दी मरेंगे। देखिए, टू कंक्लूड द थिंग, अल्लाह ने हमें एक निज़ाम दिया जिसे हम कहते हैं दीन इस्लाम। ये क्या है? इट्स नॉट रिचुअल्स कि चंद रिचुअल्स करने हैं, इट्स अ वे ऑफ लाइफ। और किसने बताया? जिसने ये मशीन बनाई है, उसको पता है मशीन चलेगी कैसे। और जिंदगी गुजारने का जो बेहतरीन मॉडल है वो क्या है? पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात। अगर हम जाए ना और उनकी जिंदगी को पढ़े, अल्लाह कादिर था कि उनको इतना देता कि वो दिन में 10-10 बार खाना खाते। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में क्या है? खाने को होता ही नहीं था, और अगर होता भी था तो हफ्ते में 2 रोजे, पीर और जुमेरात हर हफ्ते, फिर अयाम आप बैज जिन्हें कहते हैं 13, 14, 15 कमरी महीने का, उसमें वो रोजा रखते थे। यानी तकरीबन आधा महीना रोजों में रहते थे वो। अगर हम फॉलो करते पैगंबर की जिंदगी को देखकर तो वी वुड बी ओके। लेकिन अल्लाह को पता था कि ये इतने सीधे नहीं है, तो जबरदस्ती की कि रमजान के रोजों को फर्ज कर दिया कि बच्चों अब तो करना है ना, फर्ज है ना, ये तो करना ही करना है, हर हालत में करना है। तो हमें फोर्स किया गया। तो ये जो 1 महीने की एक्सरसाइज है ना,
ये सिर्फ इसलिए नहीं कि हमें जन्नत मिलेगी, वो मिलेगी इंशाल्लाह वैसे भी, ये इसलिए कि ये हमारी बॉडी के पूरे निजाम को रिफ्रेश कर देती है, रीसेट कर देती है, रिजुवनेट कर देती है। और ये सिर्फ रोजों के साथ नहीं है, अल्लाह के हर हुक्म के साथ ऐसा ही है। अगर आप नमाज की बात करें ना, तो नमाज के पीछे आप फलसफे देखें जो उसके स्पिरिचुअल बेनिफिट्स को छोड़ दें, फिजिकल बेनिफिट और जो इसके साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स हैं। सिर्फ आप ये देख लें, अगर आप रोजाना नमाज पढ़ते हैं ना, फर्ज और सुन्नत नफल में, तो आपकी 32 रकात बन जाती है। इसमें 64 सजदे बनते हैं। हर सजदे में क्या होता है, आप नीचे जाते हैं, हमारी ब्लड सप्लाई जो है नॉर्मली तो ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रही है, जो ही आप नीचे जाते हो ब्लड सप्लाई एकदम बढ़ जाती है। तो हम 64 बार ये एक्सरसाइज करते हैं कि अपने ब्रेन को एनर्जी, ब्लड सप्लाई उसकी बढ़ा रहे होते हैं। मोर ऑक्सीजन, मोर न्यूट्रिशन, इसका मतलब है लेस ऑफ प्रॉब्लम्स विद न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। एक मिसाल है, जिस हुक्म के पीछे जाए उसके पीछे एक मसला है। तो आज की ये टॉक जो थी, अदर देन कि हमें कॉन्शियसनेस होनी चाहिए कि वो व्हाट्स गोइंग ऑन इन आवर बॉडीज, लेकिन इसका एक बड़ा मकसद ये था कि ये जो फास्टिंग है, ये अल्लाह का ये हुक्म है, थोड़ा सा हम समझें ये क्यों है। मैंने कहा ना स्पिरिचुअल साइड, अल्लाह तकून वाली तो अलग स्पिरिचुअल साइड है, मैं अब इसके फिजिकल बेनिफिट्स की बात कर रहा हूँ। इसी तरह अल्लाह का हर हुक्म जो है, चाहे हमें समझ आता है या हमें समझ नहीं आता है, उसके पीछे मसालेहात और बेनिफिट्स हैं फॉर आवर ओन बेनिफिट। ठीक है, अल्लाह ताला हम सबको इसको समझने की और उस जिंदगी पे आने की तौफीक नसीब। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग सो पेशेंटली।